कि हम सिर्फ एक मुद्दे को लेके या एक लालच को लेके या सिर्फ राजनीतिक पद को लेके एक हुए, जबकि हमें होना था सामाजिक तौर पे एक, कि जब तक आप इनकी जड़ों को नहीं मिलाओगे, जब तक इनकी तकलीफों को नहीं समझोगे नीचे जाके, जब तक प्यार आप बिल्कुल जमीनी तौर पे नहीं बांटोगे, ये बात बनने वाली नहीं है। इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? ये जो कमजोरी है इसको अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते? तो यहाँ पे आपके पास आम के आम और गुटलियों के दाम है। आज जो भी मेहनत करोगे वो आपको 10 गुने के रूप में मिलेगी। अब आइए कि जो हालात हैं, हमें किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो सिर्फ अपना हिस्सा चाहते हैं, हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है मुस्लिम दलित यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। दलित मुस्लिम एकता, अवसर और चुनौतियां। तो जिस हालात में मौजूदा दौर में हम बात कर रहे हैं, उसको मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूं। ये कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर। हालात की संगीनी को समझिए। कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। तो इस वक्त जो घड़ी है वो दरिया में उतरने की है। दरिया से बाहर रहकर किनारे पे खड़े होकर गुफ्तगू करने की नहीं है। अब आइए और दरिया में उतरा जाए और वक्त को पहचाना जाए। चाहे कोई पैरामीटर ले लें आप, आपको जिस जाविये से देखना हो इस देश को उस जाविये से देख लीजिए। चाहे टॉप 10 एजुकेशनिस्ट ले लें, चाहे टॉप 10 बिलियनर ले लें, चाहे टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें, चाहे टॉप 10 मीडिया हाउस ले लें, चाहे टॉप 10 बैंकर्स ले लें, टॉप 10 डॉक्टर्स ले लें, जो भी ले लें आप, वहां पे मुस्लिम और दलित का 0% प्रेजेंट 0%। यानी अब आ जाइए, चाहे आरक्षण की बात आती है, चलिए दलित भाइयों को आरक्षण मिल गया, तब भी वो टॉप 10 ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, तब भी वो टॉप 10 जस्टिस भी नहीं, तब भी वो टॉप 10 फौज में भी नहीं है, तब भी वो टॉप 10 यानी और जो दूसरे सरकारी महकमा थे उनमें भी नहीं। तो ये जो दीवार पे लिखी हुई आपकी स्थिति है, इसको आप पढ़ते क्यों नहीं? कौन सी आंखें चाहिए आपको? कौन सा चश्मा चाहिए जो ये इबारत पढ़ोगे आप? अरे मुसलमानों ने तो वो दौर देख लिए कि वो 33% जो सरकारी नौकरियों में थे सिमट के 3% आ गए उत्तर प्रदेश। और मुसलमानों ने भी वो सारे प्रयोग करके देख लिए जिनके जिक्र मेरे मुझसे पहले वक्ताओं ने किए, कि मुस्लिम दलित गठजोड़ करके देखा, दलितों को सपोर्ट करके देखा, मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट को सपोर्ट करके देखा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर देखा, और इसके अलावा भी तरह तरह के गठजोड़ हमने करके देखे, लेकिन हालात, जमीनी हालात तब्दील नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वही थी जो शुक्ला साहब ने कही कि हम सिर्फ एक मुद्दे को लेके या एक लालच को लेके या सिर्फ राजनीतिक पद को लेके एक हुए, जबकि हमें होना था सामाजिक तौर पे एक। जब हम सामाजिक तौर पे एक हो जाते, यानी हम एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेते, तो शायद इस तरह के जो जमीनी हालात बदलने चाहिए थे बदल गए होते। आज का अगर आप देखेंगे, अगर बोर्ड पे भी नजर डालेंगे, तो यहाँ 2 नाम नजर आते हैं। एक है बहुजन संस्कृति मंच और एक है सोशल एंड कल्चरल विंग। जबकि बहुजन संस्कृति मंच के जो रूए रवा हैं राजीव रियाज प्रताप साहब, वे भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सचिव हैं, और मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष हूँ। चाहते तो हम दोनों पार्टियों को नाम लिख देते, सिर्फ AMIM का ही नाम लिखा होता, लेकिन चूंकि हम इसकी जरूरत समझते हैं, हम वो साहित्यिक बात से या लिटरेरी बात से वाकिफ हैं कि जब तक आप इनकी जड़ों को नहीं मिलाओगे, जब तक इनकी तकलीफों को नहीं समझोगे नीचे जाके, जब तक प्यार आप बिल्कुल जमीनी तौर पे नहीं बांटोगे, ये बात बनने वाली नहीं है। रही बात जो मेरे साथी शुरू से ही कहा, जब प्रोग्राम की शुरुआत होने के वक्त ही राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि हमारे सदर की इजाजत से मैं ये बात बोल रहा हूं कि हम अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दलित मुख्यमंत्री बनाएं। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं भी कह रहा हूं। भले से मैंने अभी अपने सदर साहब से इसकी इजाजत नहीं ली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सदर साहब इसकी इजाजत देंगे, क्योंकि मैं भी आखिर एक प्रदेश का सदर हूं, तो कुछ तो मुझ में भी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा,
इसकी बात समझिए और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आइए, एकदम धरातल पर आइए। धरातल ये कहता है कि हम लोग दिल्ली की अगर बात करें तो एमसीडी इलेक्शन 2017 के आंकड़े ये बताते हैं कि टोटल वोट दिल्ली का 1,64,00,000 है। उसमें दलित वोट 27,46,000 है। टोटल दलित 27,46,000 है, यानी इसकी परसेंटेज बनती है 16.73। टोटल तीनों एमसीडी मिला के यानी कि 104 साउथ में, 104 नॉर्थ में और 64 ईस्ट में मिला दें तो 272 सीटें हैं। 272 में 46 रिजर्व है, 46 में भी 20 नॉर्थ में है, 15 साउथ में है और 11 ईस्ट में। अगर मुसलमानों की बात करें तो कमोबेश, चूंकि एक साहब ने बिल्कुल सही बात कही, केसी आर्या साहब ने, कि जब आप झुग्गियों की बस्तियों में जाते हो तो वहां दो ही कम्युनिटी मिलती है, एक मुस्लिम और एक दलित। तो इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते, इसका फायदा क्यों नहीं उठाते, ये जो कमजोरी है इसको अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते। और इसी आपकी कमजोरी का जो सब लोग फायदा उठाते हैं, जो बहुत आसानी से फायदा उठ जाता है। यानी जो पहले कांग्रेस को समझने में आपको 60 बरस लगे, आरएसएस तो अभी कामयाब हुई है और कामयाब होते ही इतनी बुरी तरह से फेल हो गई है कि मैं समझता हूं कि इसे फिर 60 साल लगेंगे दोबारा सत्ता में आने। लेकिन असल जो जिसने एक्सप्लॉयटेशन किया आपका वो कांग्रेस है। उसी ने दलित को दलित बनाए रखा, उसी ने मुसलमानों को दलितों से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आते हैं एक नए महानुभाव जिसके हम भी हिस्सा थे। वो महानुभाव सिर्फ एक ही बात से अपना सारा काम करके ले जाते हैं। पहला वो नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, लोकपाल लाऊंगा। लोग समझते हैं कि वाकई भ्रष्टाचार मिट जाए, हो सकता है कोई आदमी ऐसा काम कर दे जो भ्रष्टाचार मिट जाए। वो मेरे ख्याल से हमने और आपने सबने लोकपाल, जिसका नाम बहुत अन्ना हजारे भी आके कहते थे, वो लोकपाल शायद नाम भी मिट गया, वो बिल तो पता नहीं जाने कहाँ पड़ा होगा। लेकिन उससे बड़ी जो उन्होंने हरकत करी वो ये की, जो किसी हद तक बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी की थी। वो याद है आपको क्या की थी? जब बाबा साहब का जब पूरा उरूज था, जिस वक्त सारी मनवादी शक्तियां उनको खींचने पे लगी थी, जब बिल्कुल पीछे ले जाना चाहती थी, उस वक्त गांधी जी ने एक काम किया था कि वो उन्होंने एक नाम दिया था हरिजन। जब वो जाके हरिजनों में जाकर सोए थे, बैठते थे, खाते थे, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं था, उन्हें बाबा साहब को रोकना था। इसी तरीके से इस शख्स ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने क्या हरकत की कि आप परेशान झाड़ू चुरा लिया। अब जाहिर बात है, कमजोर आदमी तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। जो गरीब आदमी होता है, कमजोर आदमी होता है, दबा कुचला होता है, वो छोटे छोटे सिंबॉलिक से भी खुश हो जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ देखिए, कोई टोपी ओढ़ ले या जरा रुमाल डाल ले तो देखिए मुसलमान कितना दीवाना हुआ पड़ता है। कभी मुलायम सिंह टोपी लगा ली, कभी नीतीश ने डाल लिया, कभी लालू ने डाल लिया, इसी बात पे लोग दीवाने हो गए। तो यही कमोबेश हालत दलितों की भी है कि यानी अरविंद केजरीवाल की झाड़ू से ही इतने मुतासिर हो गए कि एक झोली भर के इन दोनों तबकों ने वोट दे दिया और उस शख्स को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मैं आपको सच बात बता दूं कि उसकी जो नीतियां और जो उसके काम करने का तरीका है वो कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने जो सबसे ज्यादा जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के साथ जो जुल्म किया, यानी जो काम डरते डरते करती थी कांग्रेस, कि यानी ठेकेदारी व्यवस्था को बहुत ही बैकडोर से लाती थी, इस शख्स ने फ्रंट डोर से वो ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी। इसने और सब चीजों पे तो काम किया, लेकिन जैसे हमारे वक्ता ने कहा कि आपको फ्री बिजली के नाम पर एक टिपन्ना थमा दिया। लेकिन ये कभी सोचा कि टोटल वो सब्सिडी 600 करोड़ की है, लेकिन अपने उसके चेहरे के विज्ञापन पे 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। तो आखिर कहां से आते हैं पैसे? वो सब पैसे यहीं से आते हैं, हमारे और आपके ही पैसे हैं। लेकिन चूंकि उनका गिमिक इतना बड़ा है, मीडिया उनके पास है, पूरी मशीनरी उनके पास है, पूरी वेल्थ उनके पास है, तो इसलिए उन्हें वो सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं वो लोग। अब आता हूं मैं कि ये तो सच्चाई है, ये आप भी लोग मुझसे ज्यादा समझते हो। लेकिन अब इसका जो मुझे सोल्यूशन नजर आता है वो ये नजर आता है कि अगर 16.73% दलित और 15% मुस्लिम, जिनकी हम अभी गिनती करा रहे हैं एक वोट की, और ये 15% तो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, सच्चाई क्या है, हो सकता है कि इसमें 2-4-5% और बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन अगर 15 ही मान लें और 17 दलित मान लें, ये 2017 के आंकड़े हैं, हो सकता है बड़े भी हों, तब जाके ये 32 से 33% बनते हैं। 33% में दो तबके और रह गए, यानी दो अल्पसंख्यक ग्रुप, उसमें एक सिख भाई और एक ईसाई भाई। ये दोनों भी तबके बुरी तरीके से हाशिए पे हैं, लेकिन चूंकि सिख अपने आप में सक्षम है इसलिए वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, वो बहुत ज्यादा रोता भी नहीं है।
चूंकि उनकी अपनी कम्युनिटी का जो डिजाइन है वो बहुत ही वेल ऑफ है, वो लोग, उनका वो जो भी वजह रही हो, बहरहाल कि वो हमारी और आपकी तरह परेशान नहीं है, लेकिन व्यथा उनकी भी ऐसी है, परेशान पॉलिटिकली वो भी हैं, अपने आप को हाशिए पे पाते हैं। अगर आप दो लोग एक हो गए तो वो लोग भी ऑटोमेटिकली, यानी कहिए बाय डिफॉल्ट आपके साथ आ जाएंगे और आप 40% हो जाएंगे। जैसे ही आप 40% होते हैं किसी भी प्रदेश में, आप सत्ता के भागीदार नहीं, आप सत्ता के मालिक के हकदार बन जाएंगे। अब यहां पे अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये मत समझिए कि यहां कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है चंद 100 बैठे हो सकता है चंद 100 से भी कम हो, लेकिन यह एक एक शख्स अपने आप में संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह वैसे ही किया जैसे आपको करना चाहिए, जितना ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है और रिसोर्सेज दिए हैं और आपकी बात में ताकत दी है और असर दिया है, अगर आपने ईमानदारी से उसके साथ काम किया तो ये जो आज का जलसा है ये तारीख रकम करेगा, इतिहास रचेगा। अब वो मेरी जो 2-3 गुजारिशात हैं वो लोग आप लोग समाप्त फरमा लें, सुन ले, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर आप लोग ईमानदारी से काम करें। मैं उस पर ईमानदारी से काम करने को तैयार हूं, चूंकि मैं एक पार्टी का सदर हूं और मैं कांग्रेस में भी रहा हूं। आम आदमी पार्टी का तो मैंने रोड मैप भी बनाया 2014 में, उनका पूरा रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स बनाया, तो मैं उनकी पूरी पॉलिसी से वाकिफ हूं। बीजेपी से आप सब लोग वाकिफ हैं। तो वो तीनों पार्टियों में मोर और लेस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है चलाने में। वो मनुवादी या यूं कहिए जो आरएसएस या जो एक इस पूरे देश को पिछले कई 100 साल से चला रहे हैं वही लोग उसको चला रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। आपको कोई अल्टरनेट ही लाना होगा और अल्टरनेट भी ऐसा लाना होगा जो देरपा हो, और देरपा भी ऐसा हो जो पूरे देश में चल सके। क्योंकि दिल्ली एक राज्य भी है और एक कैपिटल सिटी भी है और छोटा है और अर्बन है, तो इसमें कोई भी प्रयोग करना आसान है और इस प्रयोग को दूसरे हिंदुस्तान के राज्यों में आसानी से बनाया जा सकता है या कॉपी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आम के आम और गुठलियों के दाम है। आज जो भी मेहनत करोगे वो आपको 10 गुने के रूप में मिलेगी। अब आइए कि जो हालात हैं, हमें किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपना हिस्सा चाहते हैं, हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। अब अपनी भागीदारी का जो फार्मूला हमने तैयार किया वो ऐसे किया कि अभी 6 महीने हैं एमसीडी चुनाव। जाहिर बात है लोकतांत्रिक देश में चुनाव ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां से आपकी शक्ति का पता चलता है, जहां से आपके रुझान का आइडिया होता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम चुनने के बाद कितना अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन रास्ता यही है। लोकतांत्रिक देश में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपको हर हालत में राजनीतिक तौर पे एक होना ही होगा और उसके जो परिणाम आते हैं वो चुनाव में आते हैं। अब एमसीडी चुनाव में 6 महीने बाकी है। उन 6 महीनों में आपको क्या क्या तैयारी करनी है? आप बात करें साउथ एमसीडी की, तो साउथ एमसीडी में आपकी भी परसेंटेज कम है, दलितों की और मुसलमानों की भी परसेंटेज कम है, और सीटें 104 हैं। आपकी सिर्फ 15 सीटें रिजर्व है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा मौका नहीं है। आप चाहें तो साउथ एमसीडी को इग्नोर कर सकते हैं, चाहे जहां जहां आपके स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं नॉर्थ एमसीडी। नॉर्थ एमसीडी में आपकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, यानी वहां 20% है और 20% मुसलमान है वहां, तो आप 40 हो जाते हो वहां पे, 2 तबके मिलकर। और वहां पे अगर आपने मेहनत कर ली, 20 सीटें आपकी रिजर्व है और 20 ही हमारी हैं, तो वहां 40 सीटें आप जीत सकते हो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो। अब आते हैं ईस्ट एमसीडी पे। ईस्ट एमसीडी में 64 सीटें हैं, 64 में 11 रिजर्व हैं और 18 सीटें ऐसी हैं ईस्ट एमसीडी में जो सिर्फ अकेला मुसलमान जीत सकता है। तो 18 और 11 29 हो जाती है 64 में, ये भी हम 50% के आसपास पहुंच जाते हैं। 64 वाली में काम करना और भी आसान है, क्योंकि एक तो वो बहुत ही दंगा प्रभावित एरिया है और बहुत ही कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, वहां पे एक साथ है। खास तौर से तिल्लुकपुरी वाले एरिया में दलित एरिया बहुत है, और अगर आप जाएंगे सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, उस एरिया में मुस्लिम एरिया बहुत है और वहां उसके पीछे दलित एरिया भी है। तो अगर भाइयों आप चाहते हो कि ये सिर्फ संगोष्ठी तक न रह जाए, आप ये चाहते हो कि जो बात कही जा रही है वो आपके दिलों में उतर जाए और जमीन तक भी चली जाए, तो इस पे आपको मेहनत करनी होगी। और इस मेहनत करने के लिए जो मैंने आपको आंकड़े पेश किए हैं ये आपके जरूर हौसला बढ़ा रहे होंगे। हमारे पास जो इसकी प्लान है वो ये है कि हम दलितों को ज्यादा लड़ाना चाहते हैं।
चूंकि हमने जहां जहां ये प्रयोग किया है हम बहुत कामयाब हुए हैं। मैं आपको 2 मिसालें देके अपनी बात खत्म करता हूं। औरंगाबाद में मुसलमानों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 20 से 25% है, लेकिन दलितों की भी परसेंटेज इतनी ही है। और औरंगाबाद में जब ये प्रयोग किया गया तो हमें क्या फायदा हुआ? एक मुस्लिम एमएलए थे इम्तियाज जलील साहब, जब दलितों ने भरपूर सपोर्ट किया तो वो 21 साल का शिवसेना का एमपी था, उसे हरा के पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब उसका वापस असर क्या हुआ कि जब दलितों ने उनको सपोर्ट कर दिया तो जाहिर बात है भी मुसलमानों का नंबर आएगा, दलितों को सपोर्ट करना है। तो कॉरपोरेशन में जब कॉरपोरेटर का जब चुनाव हुए तो उसमें 26 कॉरपोरेटर एमआईएम के जीते, 26 में से 6 दलित एमआईएम ने जिताए और 6 दलित में से 4 दलित नॉन रिजर्व सीट से जीते। तो सवाल ये है कि अगर आप प्रयोग करते हो, कोशिश करते हो ईमानदाराना, तो ये कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप वाकई चाहते हो, आपके दिलों में ये ख्वाहिश है, आपका ये अज़्म है, ये मिशन है कि आपको सत्ता चाहिए और आप इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं नहीं हम भी अब उसी जगह पे बैठेंगे जिस जगह हमारा हक है। जब लोकतंत्र में तो सर गिने जाते हैं, तो जब सर हमारे ज्यादा हैं तो आखिर हम लोकतंत्र के मालिक क्यों ना हो, हम सरकारों के मालिक क्यों ना हो, हम सरकारें क्यों ना चलाएं? हम में आखिर ऐसी क्या कमी है? कोई हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वीकनेस है? हमारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि इंसान में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सपोर्ट करने को तैयार है जो तबका मुसलमान, उसके अंदर तो वो सारी खूबियां हैं कि जो शासन ही नहीं, वो इस दुनिया के बाद तक की आपको वो डायरेक्शन दे सकता है कि आखिर आखिरत में क्या होगा। तो इसलिए ये 2 समाज मिलकर, अगर ये 2 समाज मिल जाएं तो इस दिल्ली की काया आसानी से पलट सकते हैं, हालात बेहतर कर सकते हैं, इस मुसीबत से निकल सकते हैं और इस रोने से बच सकते हैं कि मोब लिंचिंग अब जो हो रही है वो किसकी हो रही है? मुसलमानों की या दलितों की? और ये सच है। और वो पहले जो कांग्रेस ये करती थी, चुपचाप लेके वो जेलों में बंद कर देती थी, ये उसके उन्होंने मोडस ऑपरेंडी चेंज करके उसकी वीडियो बना लेते हैं और फिर वीडियो वायरल इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों में दहशत आ जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कायनात चलाने वाला कोई और है। वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ अगर इंसान के बस में होता तो किसी को जिंदा ही नहीं रहने देता, फिर तो वो वही जो चाहता वो होता। ये कायनात चलाने वाली जात ऊपर की जात है और वो इन वीडियो बनने की वजह से इन 2 तबकात में और जोश आ गया। अब ये दोनों तबके, खास तौर से मैं मुसलमानों की तरफ से यह आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान मेंटली तौर पे तैयार है दलितों को अपना भाई के साथ भाई की तरह काम करने के लिए। वो आज का ये प्रोग्राम इस बात की आपको जाहिर बात है जमानत भी दे रहा होगा, लेकिन जिस तरह से दलित भाई आज यहाँ पे आए हैं और खासतौर से आप बुद्धिजीवी वर्ग आया है, इससे हमारा हौसला बढ़ा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की जो संगोष्ठी है या जो आज जो विचार व्यक्त किए गए हैं, इसको हम बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करेंगे, ईमानदाराना फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं एक बात पर अपनी बात खत्म करूँ कि 1925 में मुंशी प्रेमचंद का एक लेख छपा। उस लेख में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि भाई ये जो हिंदू मुस्लिम जो नफरत बढ़ती जा रही है उसकी एक ही वजह है कि ना तो हिंदुओं ने कोशिश की मुसलमानों को समझाने की कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, और ना मुसलमानों ने कोशिश की, चूंकि वो शासक वर्ग था, उसे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि वो अपनी अच्छाइयों को वो हिंदुओं के सामने बताता। वो तो सिर्फ जो वर्ग ज्यादा प्रताड़ित हुआ वो इस्लाम कबूल करता चला गया। यानी कि हिंदुस्तान में भी जो मुसलमानों का बड़ा वर्ग है वो दलितों से ही कन्वर्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद वो आगे एक बात लिखते हैं जो बहुत काम किए, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम कि इस्लाम की 4 बुनियादें हैं। इस्लाम जो जिस वजह से शासक वर्ग बना, जिस वजह से पूरी दुनिया में इसने शासन किया, उसकी 4 बुनियादें हैं। उन 4 बुनियादों में एक को वो इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हैं कि भाई इनमें नॉलेज बहुत है, ये स्टडी बहुत करते हैं। दूसरा वो दिखाते हैं कि भाई और 2 चीजें और हैं, लेकिन मैं जो खास बात बताना चाहता हूं वो कहते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी बात रही वो थी ये न्याय। ये जो पूरा मजहब है इसका जो बेस है वो इंसाफ पे है, अदल पे है। ऐसा कोई और मजहब नहीं है जो इंसाफ और अदल पे इतना ध्यान देता हो कि अपने राजाओं को, अपने खलीफा को भी सजा दे देता हो। और हिंदुस्तान में जो दलित वर्ग पैदा हुआ है वो सिर्फ अन्याय, धार्मिक अन्याय की वजह से पैदा हुआ है, वरना इंसान सब बराबर थे। ये दलित बने कैसे? ये अगर दलित बने इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ धार्मिक अन्याय हुआ, धर्म के तौर पे उनको छोटा मान लिया गया। और इसकी काट ये है इस्लाम में कि इसमें धार्मिक अन्याय नहीं है,
भले से इनमें भी जातियां पाई जाती हैं, इनकी भी सोसाइटी में हिंदुस्तान का असर है, ये भी छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर इनमें अन्याय नहीं है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का लेख 1925 का था। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी हमें उसी लेख को समझने की जरूरत है। और इन दो जो नेचुरल एलाइज हैं, ये खास तौर से ये दोनों तबके इस मौजूदा हालात में ज्यादा परेशान है। तो यही हमारी अवसर है, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है कि जब कोई हम पे बड़ी मुसीबत आती है तो हम और ताकत से बाहर आते हैं। और उसी के साथ साथ जो चुनौती शुरू होती है, वो चुनौती ये शुरू होती है कि आपके पास तीनों आएंगे, बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी और आम आदमी पार्टी भी आएगी। आपको अगर अपनी नस्लों की बका के लिए और अपने आप को शासक वर्ग बनाना है तो आपको इन सबको छोड़ना होगा और अपना रास्ता आप चुनके सबसे बड़े नेता थे, यानी गांधी जी, उनके सामने कुछ नहीं। तो ऐसा नेता आपको मिला है। मैं तो चूंकि उनका एक छोटे से प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो जाहिर बात है उनकी तर्जुमानी में कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए ये बात दोहरा रहा हूं कि एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान के कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता है, जो हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करता है और उससे भी ज्यादा संविधान के निर्माता की इज्जत करता है, उसका ये पैगाम है कि ये दो कम्युनिटी अगर एक हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान का निजाम बदल देंगे। और ये जो आज दबे कुचले वर्ग हैं, कल को ये शासक वर्ग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।